मैं कह रहा हूं कि होमगार्ड बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जी आवासीय बनवा करके होमगार्ड बहाली की गई है कि जिसके पिता बिहार के रहने वाले हैं, जिसकी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है, तो उसका आवासीय रांची में कैसे निर्गत हो गया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें करोड़ों रुपया का लेन देन हुआ है। सफेद पोस्ट अधिकारी भी इस गड़बड़ी में पकड़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे होमगार्ड एसोसिएशन के जो महासचिव हैं राजीव तिवारी। राजधानी रांची में होमगार्ड बहाली में जो अनियमितता बरती गई थी, इस पर ये लगातार मामला को उठा रहे थे। इस मामला को जैसे ही इन्होंने उठाया, इन पर गंभीर आरोप भी लगना शुरू हो गया। क्या है पूरा मामला, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला को आप विस्तार से बताइए। मैम, ये होमगार्ड बहाली विगत 2016 में निकाली गई थी और जब बहाली हुई, बहाली के बाद जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो उस समय भी बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी थी, जिसे लेकर मैंने सभी जगह पत्राचार किया। तो उसके बाद होमगार्ड डीजी MB राव जो थे, उन्होंने उस बहाली को रद्द करने की अनुशंसा कर दी, क्योंकि जो प्रखंड का विज्ञापन नहीं निकला था उसका भी मेधा सूची प्रकाशित कर दिया गया था। जब वो मेधा सूची रद्द करने का अनुशंसा कर दिया गया, फिर अभ्यर्थियों ने मैम आंदोलन वगैरह किया। तो उसके बाद गृह सचिव महोदय ने उस पर समीक्षा किया। समीक्षा के उपरांत उन्होंने वो कहा कि जो प्रखंड का विज्ञापन नहीं निकला था, उसका विज्ञापन को रद्द किया जाए और फिर से नया मेधा सूची प्रकाशित किया जाए। उनके निर्देश के आलोक में उपायुक्त महोदय के द्वारा 14 अप्रैल को मेधा सूची प्रकाशित किया गया। हाँ, रांची जिले का प्रकाशित किया गया। जब मैंने मेधा सूची को देखा तो बड़े पैमाने पर मैम उसमें गड़बड़ी नजर आई। क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी मैम ये थी कि जो रांची के रहने वाले नहीं है, जो झारखंड रहने वाले नहीं है, वैसे व्यक्ति का भी मैंने देखा कि उसमें मेधा सूची में नाम आया हुआ है। मैंने एक देखा मैम कि एक ऐसे पिता हैं जिनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे का नाम मेधा सूची में आया हुआ है, लेकिन चारों बच्चे का जो है कि अस्थायी पता अलग अलग है। मैंने देखा उसमें मेधा सूची में कि एक व्यक्ति है जिसका अस्थायी पता मैम हनुमान पदाधिकारी का आवासीय परिसर बताया गया है। एक अभ्यर्थी का मैंने मैम देखा कि एक का अस्थायी पता मैम होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर बताया गया। तो ये कैसे संभव है मैम कि हनुमान पदाधिकारी का आवासीय परिसर किसी का अस्थायी पता हो सकता है या ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है। तो ये सारे मामले को लेकर मैं होमगार्ड डीजी मैडम को, उपायुक्त को पत्राचार किया। मीडिया बंधुओं को इसकी मैंने जानकारी दी। जो लगातार समाचार में मैम ये समाचार आने लगा, तो जब ये समाचार आने लगा तो गणेश शर्मा और संजीत मुझसे कहे कि तिवारी, आप इस बहाली के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं, इससे क्या आपको मिलने वाला है। कौन है गणेश शर्मा? गणेश शर्मा होमगार्ड का जवान है, वो भी बिहार का ही रहने वाला, वो भी गलत तरीके से होमगार्ड में बहाल है। संजीत कुमार भी बिहार का ही है, वो भी गलत तरीके से 2009 का बहाल में वो लोग बहाल हुआ है। तो वो लोग बोले कि आप तिवारी इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इससे आपको क्या मिलने वाला है। कि बहाली होने दीजिए ना, बहाली जब हो जाएगा, जब ट्रेनिंग में सबका नाम आ जाएगा, तो प्रत्येक जवान के पीछे आपको जो है कि हम लोग आपको खर्चा पानी देंगे। तो हम बोले कि खर्चा पानी क्या मतलब है यार, जो योग्य अभ्यर्थी उसका होना चाहिए, जो दौड़ धूप किया। क्योंकि अभ्यर्थी लोग भी मेरे पास आए, जब रिजल्ट निकला तो अभ्यर्थी लोग मेरे पास आए, पूरा रोने लगे। तो मैंने कहा अभ्यर्थी को, मैंने वादा किया कि मैं आपके हक की आवाज़ को उठाऊंगा। तो हम उन लोगों को बोले कि नहीं यार, हम तो इस मामले को उठाएंगे। तब वो बोला कि अच्छा ठीक है, आपको मन है तो उठाइए। तो 21 तारीख को मैम, 21 अप्रैल को मैम डोरंडा में IB गार्ड एक होमगार्ड जवान का पोस्ट है, मैं वहाँ बैठा हुआ था। उसी दौरान गणेश शर्मा वहाँ पे आया। आने के बाद मुझसे कहा कि तिवारी जी, आप अपने बाइक का जरा चाबी मुझको दीजिए, मुझे पेट्रोल लेने के लिए जाना है, मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। वो अपना बाइक में वहीं लगाया और मेरा बाइक लेकर वो चला गया। बाइक थी? हाँ, इसी बाइक को मैम लेकर वो मेरा गया। और जाने के बाद वो आधे घंटे के अंदर फिर वो दोबारा वापस आया। आने के बाद उसने कहा कि अपना ये बाइक का चाबी लीजिए, पेट्रोल तो नहीं मिला, पेट्रोल पंप बंद था। फिर मैं 21 अप्रैल को मेरे साथ किसी प्रकार कोई घटना नहीं घटा। 22 अप्रैल को फिर मैं दोबारा वहाँ गया था मिलने के लिए अपने साथियों से। तो मैं अंदर बैठा हुआ था, तो कुछ देर बाद एक जवान आया, बोला कि तिवारी जी, एक थाने से दरोड़ा थाने के दरोगा आए थे, वो कहते हैं कोई प्रतिबंधित मांस बेचता है, उसका सूचना हमको मिला है। तो वो बोला कि हाँ, कौन बेचता है सर यहाँ। तो मुझसे बोला, हम बोले कोई सूचना मिला तो लोग आए होंगे मैम। फिर मैं वहाँ 2-3 घंटा बैठा रहा। गणेश को फ़ोन किया, गणेश यार तुम बोला था आने के लिए, यहाँ तुम आया नहीं। तो वो बोला कि नहीं, हम तो अपने पोस्ट पे हैं, आप वहीं आइए ना। फिर मैम जब उसके पोस्ट पे गया तो वहाँ पोस्ट पे वो गणेश वहाँ पे नहीं था। बहुत देर तक मैंने उसको फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन जब वो नहीं उठाया, फिर मैम वहाँ से मैं चला गया अरगोड़ा चौक में पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ अपने होमगार्ड के साथियों से वहाँ मिले। फिर मैम घर चला गया। घर जाने के बाद 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मैम कुछ नहीं हुआ मेरा, जबकि मैं बाइक लेकर पूरे रांची में घूमा, हर जगह गया। मैं सिविल कोर्ट भी गया, बहुत जगह, लेकिन कोई नहीं हुआ। 26 अप्रैल को मैम होमगार्ड मुख्यालय के पास कुछ मीडिया बंधु आए थे, जहाँ पे होमगार्ड अभ्यर्थी अपना नाराबाजी कर रहे थे। वहाँ पे मैंने फिर से बयान दिया कि हाल ही में ऐसी तरह की गड़बड़ी हुई है। और 26 अप्रैल को बयान देने के बाद फिर मैं उन लोगों से मिला मैम, संजीत से मिला, गणेश शर्मा और प्रमोद कुमार, तीनों थे। तीनों हम लोग साथ में बैठे भी हैं मैम। बैठ के हम लोग वहाँ पे चाय पानी नाश्ता पानी जो है वह किए हैं। और चूँकि मेरा उस दिन मेरा सालगिरह था, फिर वहाँ से हम तुरंत निकल के अपने घर चले गए। घर जाने के मैम मैं 7:30 बजे रात में धुरवा थाने के एक दरोगा सादे वर्दी में विवेक कुमार मेरे घर पर आए और सशस्त्र बल भी उनके साथ में थे। आने के बाद वहाँ पे मेरे घर पे मेरी माँ और पत्नी थे, तो वो लोग आवाज़ दिया कि पिताजी, बाबा, पापा कोई खोज रहा है आपको। बाहर निकल कर आया तो वो बोले विवेक कुमार की ये बाइक किसका है। बोले कि मेरा बाइक है। तो वो बोले बाइक में जो डिक्की कहाँ गया। तो मैंने कहा कि मैम सर, बाइक में डिक्की तो मेरा था ही नहीं, वो बाहर में पैसे डाल रहे डिक्की है। बोले सर डिक्की था ही नहीं सर, इस होमगार्ड जवान से पूछिए। तो वो बोला कि नहीं, इसका तिवारी की गाड़ी में डिक्की नहीं था।
तब वो फिर वो फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद वो कहे कि आप जो है कि ये काम कीजिए, अपना टूल बॉक्स खोलिए। मैम जैसे ही मैंने टूल बॉक्स खोला, अपने बाइक का टूल बॉक्स खोला, टूल बॉक्स खोलने के बाद उसमें मैम एक प्लास्टिक में गांजा था और झोला में हथियार उसमें था। उसमें मैंने वहाँ पे तो मैंने देखा नहीं, लेकिन छुआ तो मुझे लगा कि हथियार है। फिर वो जैसे ही मैंने देखा कि वो हथियार है तो मैं नर्वस हो गया, मैं रोने लगा। वाइफ को बोला कि वाइफ को बोला रिंकी, मुझको गणेश ने फंसा दिया। तब तक तुरंत वो मुझे जिप्सी में बैठाया, जीप जो गाड़ी था, थाना गाड़ी में बैठा के मुझे थाने ले गए। थाना ले जाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैंने उन्हें कहा कि सर पहले आप फिंगरप्रिंट का जाँच कीजिए ना, और गणेश शर्मा को पकड़िए, फिंगरप्रिंट का जाँच कीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम दोषी हैं कि कौन दोषी है। तो वो बोले कि तो जैसे फिंगरप्रिंट का जाँच का नाम लिया, मैं थैला से वो हथियार को निकाल के अपने हाथ में ले लिया, तो मैं देखा काला रंग का एक हथियार और 3 गोली उसमें था मैम। और वो हथियार ले लिया। फिर बोले कि आप ज़्यादा तेज़ मत भी नहीं, हल्ला मत कीजिए, नहीं तो मीडिया वाला आ जाएगा या कोई वरिष्ठ अफसर आ जाएगा तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। फिर मैं एक कमरा में मुझको बैठा दिए। बैठाने के बाद कुछ देर के बाद, कौन सा लगता है 2 घंटे के बाद, फिर मेरे पास में आए और बोले कि आप एक काम कीजिए, अपनी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से फ़ोन करके पैसे का मांग कीजिए। कितना पैसा मांगा गया? तो पूछिए कितना पैसा से देना होगा, बोले 3 लाख रुपये। फिर बोले 3 लाख सर कहाँ देंगे, सर हम लोग गरीब आदमी हैं। 3 लाख रुपए किस लिए मांग रहे थे? 3 लाख रुपया मतलब ये कि थाना में आ गए हैं, आप निर्दोष हैं, तो भी मुझे पता है कि आप निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से छोड़ना है तो हमको तो अफसर लोग को देना पड़ेगा ना। ये कह के कि हमको थाना के अफसर को देना पड़ेगा, बड़े बाबू को देना पड़ेगा, कह के हम मुझसे पैसा वो मांगे। तो हम बोले कि सर पैसा इतना हम कहाँ से दे पाएंगे। तो करते करते वो 65,000 रुपये में हुआ है। या बोलिए पत्नी को कि परिवार को कि पैसे का इंतजाम करने के लिए। फिर मैंने पत्नी को अपना फ़ोन किया, अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पैसा इतना देना पड़ेगा तभी मुझको ये लोग छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो बोली पत्नी कि ठीक हम इंतजाम करते हैं। फिर वो लोग पैसा का इंतजाम किए। फिर दोबारा फिर हमसे कॉल कराया कि पैसा इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। फिर दोबारा मैंने कॉल किया तो पत्नी बोली कि नहीं हो गया है सारा कुछ। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से? व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, डायरेक्ट कॉल नहीं करवा रहे थे, बार बार व्हाट्सएप कॉल करवा रहे थे। फिर उसके बाद व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पत्नी को मैंने बोला, पत्नी बोली ठीक है हम आ रहे हैं। तब उसके बाद 12 बजे रात के बाद नहीं, फिर वो पूछे जो विवेक कुमार थे कि क्या हुआ, इंतजाम हो गया। फिर कॉल कराया तो वो बोली वाइफ कि हाँ इंतजाम हो गया। सारा धुरवा थाना का मामला है? थाना में ही हो रहा था। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, आप उनको बोलिए आने के लिए। फिर मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा बेटा तीनों आए। तो मेरे साला, मेरी पत्नी और मेरे बेटा को वो बाहर में रहने दिए और मेरे साले को अंदर बुला लिए। और कोना का एक रूम था, उस रूम में बोले कि ये काम कीजिए कि 2 जगह पैसा आप रख दीजिए, एक जगह 40,000 रुपये, एक जगह 25,000 रुपया, और 2 जगह पैसा। वो एक फाइल था, फाइल के ऊपर रखवाए। और रखवाने के बाद फिर मुझसे बोले कि आप एक पीआर बॉन्ड बनाइए। अपना पीआर बॉन्ड मुझसे भरवाया गया। उसमें लिखवाया गया कि आप लिखिए कि हमको आवश्यक पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, और पूछताछ करने के बाद आपको सही सलामत हम जो है कि अपने बाइक को लेके वापस जा रहे हैं, और जब भी जरूरत होगा फिर थाना वापस बुलाया जाएगा। उसके बाद मुझे मैम छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद फिर मैम घर गया तो मैम बहुत 65,000 रुपए दे दी, तो ये मामला जिक्र क्यों नहीं किए फिर आप? नहीं ना, हाँ पैसा नहीं, वो मना कर दिए ना, बोले पैसा का जिक्र इसमें नहीं करना है कुछ भी। और ना पैसा का जिक्र हुआ मैम, ना उसमें हथियार का जिक्र हुआ, कुछ जिक्र नहीं हुआ उस बॉन्ड में। कि वो लिखे कि आवश्यक पूछताछ के लिए लाए थे। जब मेरे गाड़ी में हथियार निकला, गांजा निकला, उसका तो जिक्र उसमें होना चाहिए था। बार मैं कह रहा था फिंगरप्रिंट है, तो इससे तो यही और मैम सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़का ने सूचना दी वो भी होमगार्ड का जवान है, गणेश शर्मा, दोनों मित्र है। और जो जवान है उसी के गांव का वो दरोगा भी है, सेम दोनों सेम गांव के दरोगा हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा षड्यंत्र जो है कि दरोगा के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया गया। तो मुझे पता नहीं किस गाँव के है? ये सलेमपुर गांव है मैम, और जहानाबाद जिला का ये है संजीत कुमार, ये दोनों है। गणेश गया जिला का है। तो ये और तो मुझे पूरा ऐसा लगता है कि ये लोग सारा मिली भगत। अगर मिली भगत नहीं रहता तो जब मैंने फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कहा तो वो फिंगरप्रिंट की जांच करवाते, ना कि उस रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लेते। तो इससे तो ऐसा लगता है कि उनका सारा षड्यंत्र है। अब ये तो जांच का मैम प्रश्न है कि उनका षड्यंत्र है या नहीं है। उसके बाद आप कहाँ गए? फिर उसके बाद मैम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। तो मेरी माँ बोली कि बाबू इतना परेशान मत रहो, तुम इसका बारे में सूचना दो, अपना जो भी अफसर लोग उनको सूचना दो कि ऐसा ऐसा आप तुम्हारे साथ घटना घटा है। तो जब मेरी माँ ने मुझे कहा तो मैम मैंने व्हाट्सएप पे एसपी साहब को मैसेज किया कि मेरे गाड़ी में गांजा हथियार मिला, जो मेरे मोबाइल में अभी भी है। उसके जब वो व्हाट्सएप मैसेज एसपी साहब सीन नहीं किया, फिर मैंने उनको कॉल किया 9:30 बजे के लगभग। मैंने उनको कॉल करके सारा वृत्तांत बताया कि ऐसा सर मेरे घर में गाड़ी में घटना हुआ है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप घबराइए नहीं, आप जो है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में आइए, 313 रूम नंबर है, वहाँ आकर आप नीरज कुमार जो मुख्यालय डीएसपी बने उनसे मिलिए। फिर मैम उनसे बात करने के बाद उनका फ़ोन किया डीएसपी साहब को, तो वो बोले 12 बजे मेरे यहाँ पे आइएगा। फिर मैं उनके पास गया, मैं तो 2 बजे उनसे मुलाकात हुआ, सारी घटना मैंने उन्हें बताया। तो वो बोले आप ठीक है, आप एसपी साहब के नाम से एक लिखित आवेदन मुझको ला कर दे दीजिए, उस पर फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिर मैम 30 तारीख को हम गए और एक लिखित आवेदन घर से लिखकर हम ले जाके वहाँ पे दिए और देकर वहाँ रिसीव कराने के मैम 20 मिनट के बाद फिर जब हम एसपी साहब के आवास पे पहुँचे हैं मोहर लगवाने के लिए, तो फिर दोबारा मैम व्हाट्सएप कॉल आता है विवेक कुमार जो दरोगा है उनका, नहीं दरोगा का फ़ोन आता है। आने के बाद वो कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ में आवेदन दिए हैं। हम बोले कि नहीं हम आवेदन क्यों देंगे आपके खिलाफ में, तो नहीं आप दिए हैं, मुझे पता चल गया है, तो इसका आपको भुगतना होगा मैम। इस तरह का धमकी दिया गया। उसके बाद से मैम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए। फिर अब मैम मीडिया का ही सहारा है, सरकार इस पर क्या करती है। एसपी महोदय पे भी मुझे विश्वास है क्योंकि वो एक ईमानदार। क्या चाहते हैं? मैम मैं चाहता हूँ जो घटना ये घटित हुई है, इस घटना की जांच की जाए कि किसने मेरे गाड़ी में हथियार प्लांट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गाड़ी में हथियार प्लांट गणेश शर्मा ने किया है। गणेश शर्मा के आवासीय की भी जांच हो, संजीत शर्मा के भी आवासीय की जांच हो, और संजीत शर्मा और दरोगा जो विवेक कुमार उनके कॉल डिटेल की भी जांच हो,
कि किस तरह से ये षड्यंत्र किया गया है और जिसने भी मेरे गाड़ी में हथियार प्लांट किया उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए जांच करने के उपरांत। के खिलाफ आपने आवेदन दे दिया? हाँ, मैंने एसपी साहब को लिखित रूप में एक आवेदन दिया है और सारी घटना का विवरण देते हुए मैंने उनसे कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और दूसरा मेरा ये मांग है कि जिस बहाली में गड़बड़ी के आवाज़ उठाने के कारण मेरे साथ इस तरह का घटना किया गया है उस बहाली की जांच की जाए। जितने लोग भी होमगार्ड में मेधा सूची प्रकाशित हुआ सभी के आवासीय का जो है भौतिक सत्यापन किया जाए, यानी कि आवासीय जो बना वो किस कागजात के आधार पर बना उस कागजात की जाँच की जाए। सभी अभ्यर्थियों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड की जाँच की जाए, जिससे कि स्थानीयता प्रमाणित हो कि वह यहाँ के रांची का स्थानीय निवासी है कि नहीं है। दूसरा मेरा मांग यह है कि जिसके पिता बिहार के रहने वाले हैं, जिसकी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है, तो उसका आवासीय रांची में कैसे निर्गत हो गया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें करोड़ों रुपया का लेन देन हुआ है। तो इसका जांच बृहद पैमाने पर होने चाहिए। जब इसका जांच होगा तो कई सफेदपोश अधिकारी भी इस गड़बड़ी में पकड़ाएंगे। तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना, इन्होंने कहा कि मैं आपको वो गाड़ी भी दिखा दूं जिस गाड़ी में गांजा, नशीली पदार्थ और कुछ अवैध हथियार इसी गाड़ी के इस टूल बॉक्स से बरामद किए गए थे। बरामद थाना में ही किया गया था, धुरवा थाना में ही हुआ था और इसके एवज में इन्होंने थाना में 65,000 रुपये भी दिया और बॉन्ड भरवाने के बाद ये घर वापस चले गए। हालांकि ये पूरी प्रकरण इन्होंने बीती आपसे ये साझा कर चुके हैं, लेकिन इनकी मांग है कि पूरा जो मामला है इस पर इनके पैसे भी लौटाए जाए। इन्होंने पूरी तरह से कहा भी है कि आपने पैसे लौटाने की भी बात कही है, पैसे भी लौटाए जाए और होमगार्ड बहाली में जो अनियमितता बरती गई है, जो कई बाहरी लोग जो आरोप ये लगा रहे हैं, कई बाहरी लोग उसमें शामिल हुए हैं। जी, कहना चाहूँगा कि अगर मेरा एक भी आरोप गलत साबित हो तो प्रशासन मुझ पे भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि होमगार्ड बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जी आवासीय बनवा करके होमगार्ड बहाली की गई है। ये आवेदन मैंने दिया है एसपी साहब को, ये आवेदन मैंने एसपी साहब को दिया है, ये आवेदन मैंने एसपी साहब को दिया है। इस आवेदन में लिखा हुआ है फर्जी केस में फंसाने का षड्यंत्र करने के संबंध में तथा नाजायज रुपया वसूली के संबंध में। ये आवेदन रांची एसएसपी के पास चला गया है और ये आवेदन के बाद कितना वक्त लगेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजीव तिवारी इस वक्त धर्म संकट में पड़े हुए हैं और साथ ही फिर भी इतना आरोप लगने के बाद भी ये जो होमगार्ड बहाली है इसमें जो आरोप कई गड़बड़ियां हैं, इस पर भी ये मांग कर रहे हैं कि उसको पूरे तरीके से उसका खुलासा किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर इसमें एक भी मेरा दावा अगर झूठा होता है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। खैर, बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।